अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चले बिस्मिल्लाह पढ़े, दुरूशी पढ़े, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। यार ये ऑन करके दिखाना ना, मैं सारे पूरा कैमरे में रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि ये क्लास में बैठे हुए भी क्या हो रहा था। खोलते सही ना यार। नहीं, ये नहीं बताऊंगा किसका था। अच्छा जी, हमारा एक आसान तरीन टॉपिक है रेशो एनालिसिस। इसके अंदर दो चीजें शामिल हैं। एक चीज है कैलकुलेशंस और दूसरी चीज है इंटरप्रिटेशन। जो कैलकुलेशंस हैं ये टोटली फार्मूला बेस्ड है। क्या जी? फार्मूला बेस्ड। और ये स्टूडेंट आराम से परफॉर्म भी कर लेते हैं प्रोवाइडेड उसने फार्मूला अच्छा याद किया हो और लॉजिक फार्मूले की क्या है वो समझिए। ठीक। दूसरी चीज है इंटरप्रिटेशन, उसको बयान करना कि इसके अंदर क्या ऊंच नीच है। ये स्टूडेंट्स के लिए है मुश्किल तरीन काम, इंग्लिश में चीज लिखना। इसको समझेंगे हम बहुत ज्यादा सही तरीके से लॉजिकली समझाऊंगा कि जनाब आपको लिखना कैसे है। आपको जो सी मर्जी सिचुएशन आ जाए आप कुछ ना कुछ आराम से इंशाल्लाह लिख लेंगे। इंशाल्लाह आराम से लिख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, कुछ नोट्स के अंदर से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना सीख लेंगे साथ साथ। ये तब तक नहीं आ सकती जब तक आपकी प्रैक्टिस इसके ऊपर ना अच्छी हो। ठीक। ये कैलकुलेशन हमने सीखनी है और ये कैलकुलेशन हमारी सारे के सारे फार्मूलाज कह सकते हैं 1 से 2 घंटे की मार। फिर प्रैक्टिस है, फार्मूला का याद करना है और जब ये सारे काम हो जाएं तो फिर लर्न करना है हाउ टू इंटरप्रेट। बच्चे लगाने की कोशिश करते हैं रट्टा, करते हैं कोशिश क्रैम, कहते हैं कि हमें कोई चीज मिल जाए जिसको हम रट्टा लगाएं और पेपर में सिनेरियो हल्का सा ट्विस्ट करता है और फिर वो रट्टा क्या हो जाता है, फोर्थ। वो फोर्थ हो जाता है। लिहाजा हमने क्या करना है, लॉजिकली पढ़ना है, लॉजिकली देखना है कि मैक्सिमम हम क्या करें, उसमें सही चीज ही लिख रहे हो। डन हो गया। पहला काम कौन सा है, ये फार्मूला बेस काम करना। ठीक। फार्मूला टोटल 2 पेजेस पर आते हैं। कितने पेजेस पर? टोटल 2 पेजेस पर। चलें जी, सबसे पहली रेशियोज की टाइप, लिक्विडिटी रेशियोज। कौन सी जी? लिक्विडिटी रेशियोज। फार्मूलाज भी मैं आपके पास सामने ले आता हूं, यहां कहीं पे आ जाएंगे, लिखे ही हुए हैं, लाने की क्या जरूरत है, लिखे हुए। अच्छा जी, पहली क्या चीज है, लिक्विडिटी रेशियोज। इसके अंदर टोटल 2 रेशियोज आती हैं। क्या आती हैं? टोटल 2 रेशियोज। पहले तो कोई बच्चा बताए लिक्विड का मतलब क्या है? पानी है। अच्छा, हमारी अकाउंटिंग के हिसाब से लिक्विड कौन से फंड्स लिक्विड होते हैं? चले करंट एसेट में आ जाएं। क्या आ जाएं? करंट एसेट में आ जाएं। कौन कौन सी चीज है? स्टॉक, देन डेटर्स, देन बैंक, देन कैश।
तीन चार चीजें बस लिख रहा हूं। लिक्विड कहते हैं मोस्ट लिक्विड वो चीज है जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। लिक्विड क्या जी? कन्वर्टेबल इनटू कैश, दैट इज द लिक्विड। तो सबसे ज्यादा लिक्विड इन चारों में से कौन सी चीज है? कैश। उसके बाद बैंक, डेटर्स की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, फिर कहीं पे जाके पैसे मिलेंगे। ठीक, मींस थोड़ी सी ज्यादा खेचल। स्टॉक पहले बेचना पड़ेगा, बेचने के बाद डेटर्स की मिन्नतें करनी पड़ेंगी और उसके बाद पैसा मिलेगा। तो सबसे कम लिक्विड कौन सा है? स्टॉक। ठीक हो गया जी, बात समझ लग गई? अच्छा, एक होती है करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर सबसे ज्यादा चीजें कौन सी आती हैं? इसमें शॉर्ट टर्म लोन आ जाता है आपका, ठीक, आपके कोई एक्रूअल्स आ जाती हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं आपके मेजरली। ये ज्यादा चीजें, तीन चार चीजें होती हैं इसमें। अब पूरी दो रेशियोज में बस इन दो चीजों का काम है, एक करंट एसेट का और एक करंट लायबिलिटीज का। एक है करंट रेशियो, क्या जी? करंट रेशियो। ये होती है करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। और एक होती है क्विक रेशियो। क्या होती है जी? क्विक रेशियो। इसके और भी नाम है, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है जी, एक आधा एसिड टेस्ट रेशियो। हाँ, नहीं उन केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी नाम है उसका। जैसे लिक्विड है तो उसने कोई ना रिलेशन एसिड के साथ भी कर दिया होगा भाई, मैं क्या कर सकता हूं? नाम जो रखा गया है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। एक और भी है नाम, क्या नाम है बोला? तीसरा नाम है इसका क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक, क्विक लिखा हुआ है, एसिड टेस्ट रेशियो, और तीसरा क्या था? लिक्विड रेशियो। अब सबसे कम लिक्विड कौन सी चीज है? अभी स्टॉक निकाल दें तो बाकी सब क्या है? मेजरली लिक्विड है। स्टॉक निकाल दें तो बाकी सारा क्या है? मेजरली लिक्विड है। अब इन दोनों का रिलेशन, बाकी के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रिलेशन, स्टॉक को निकाल के, तो इसका फार्मूला फिर बन जाता है करंट एसेट्स में से क्या कर दो? स्टॉक निकाल दो और डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटीज। ये फार्मूला, ठीक, समझ लग गया? कोई मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, आती है, मैंने तो वैसे ही लिख दिया, ले लें, आ जाए। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो मर्जी आ जाए, सारे करंट एसेट्स ही आ जाए, कोई आपने इनकी टेंशन ना ले। ठीक है जी, तमाम करंट एसेट्स, तमाम करंट लायबिलिटीज। फार्मूला क्या है? जो भी आ रहा है इसमें से ले लेंगे, जो भी लायबिलिटीज में आ रहा है सब कुछ ले लेंगे। यहां पर मैंने और भी नहीं लिखे, मैंने तो चंद नाम लिखे हैं, मैंने कहा चंद नाम लिखे हैं। यहां पर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन भी आ जाएगा, और भी आ सकती है चीजें, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर आ सकती हैं। तो इस चीज को छोड़ दें, आपने क्या लेना है? और बस स्टॉक को रखना है, आउट करना है किस में से? क्विक रेशियो। चलें प्यारे बच्चों, जरा ढूंढो एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। 2 साल हैं, क्या है? 2 साल हैं, एक साल है 2015 का और एक 2016 का। करंट एसेट्स टोटल हुए हैं कि नहीं हुए? किधर हुए हैं? ऊपर हुए हैं, नीचे नहीं हुए। डाटा को एनालाइज करना है,
ये नॉन करंट एसेट का टोटल है, ये दो उसके अंदर है, ये करंट एसेट का टोटल है, उसके अंदर ये है। तो ये करंट एसेट्स दिए हुए हैं 23,53,750 और करंट लायबिलिटीज कितनी है? सिर्फ ट्रेड पेबल्स आ रही हैं 175। करें जरा डिवाइड करें, 23,53 तकसीम 175, 23,53.75 तकसीम 175, 13 पॉइंट। ठीक है, करंट एसेट आ रहे हैं 2015 के, 2016 23,53.75 तकसीम 175, ये हो गया हमारा 13.2545। इसको लिखते हैं ऐसे 13.45:1 रेशो, इसका आंसर रेशोज में दिया जाता है। हर 1 रुपए की लायबिलिटी के पीछे हमारे पास 13.45 रुपए एसेट्स पड़े हुए हैं, करंट एसेट्स। हर 1 रुपया करंट लायबिलिटी के पीछे कितने पड़े हुए हैं? 13.45। 2016 का निकालें, 5264 करंट एसेट 5264 और डिवाइड बाय 341.25 करंट लायबिलिटीज। 5264 5264 डिवाइडेड बाय 341.25, 15.25 रेशो 1। अच्छा जी, लड़ाई नहीं करनी। हर 1 रुपए लायबिलिटी के पीछे कितने पड़े हुए हैं? 15 रुपए करंट एसेट्स के अंदर पड़े हुए हैं मेरे पास। ये तो एक क्वेश्चन है। आइडियली ये क्या होते हैं? आइडियली क्या होने चाहिए? आइडियली होने चाहिए हर 1 रुपए लायबिलिटी के पीछे आपके पास 2 रुपए करंट एसेट होने चाहिए। दिस इज आइडियल। ये तकरीबन 2 के नजदीक। ये भी ओवर है, ये गलत किया हुआ है इसने, कि इसने ओवर स्टेट किए हुए हैं, बहुत ज्यादा करंट एसेट्स रखे हुए। इतने ज्यादा करंट एसेट्स नहीं बनते रखना। कैश को अपने पास बस जमा करके रखना भी बेवकूफी है कि कैश ओवर स्टेट हो रहा है। कैश कितना पड़ा हुआ है, इसकी को एनालाइज करें। अगर इसको एनालाइज करने जाएं तो ये देखें कितनी की इन्वेंट्री पड़ी हुई है और डेटर्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है। इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है ना तो इससे चीजें बेची जा रही हैं, ना ही इससे रिकवरीज हो रही हैं। ठीक, और यहां पर क्या हो गया? इन्वेंट्री मजीद बढ़ गई है, डेटर्स भी बढ़े जा रहे। इतना ज्यादा होना कि डेटर्स से पैसे ही रिकवरी नहीं हो रहे इससे। ठीक, और स्टॉक भी नहीं बिक रहा। इसका मतलब ये है बहुत ज्यादा ओवर हो जाना भी क्या है? खतरनाक है। तो आइडियल क्या चीज है जी? 2:1। हर 1 रुपए के पीछे डबल एसेट होने चाहिए। अब आते हैं इधर, ये बताएं ये वाली चीज कैसे कैसे मालूम हो सकती है? ये वाली चीज क्या इन 3 चीज स्टॉक को छोड़कर बाकियों को जमा करके भी हो सकती है? बोले जी, हो सकती है। और ये वाली चीज टोटल में से ये स्टॉक लॉस करके भी हो सकती है। ठीक, हम लोग रट्टा लगा के बस सिर्फ देखते हैं कि यही बस हो सकती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो रट्टा इस तरीके के ऊपर नहीं लगाना, दूसरा तरीके से भी हो सकता है। जरा जमा करके देखते हैं। क्या 2353 में से 656 निकाल दूं या फिर 6, 12 और 10, 85 को जमा कर दूं? कोई फर्क होगा? कोई फर्क नहीं। ठीक, तो सिर्फ इस चीज के ऊपर नहीं रट्टा लगा लेना
कि मेरे को टोटल करंट एसेट आन गए तो उनके विचों ही मैं की करांगा स्टॉक लैस कर। बाज़ का जल्दी कैलकुलेशन होती है, इन दो को जमा कर लो। बाज़ का क्या होती है, जल्दी कैलकुलेशन होती है, इन दो को जमा कर लो। हो सकता है करंट एसेट का टोटल ना दिया हो सकता है करंट एसेट का टोटल ना दिया हो, फिर क्या करूं, इन दोनों को जमा कर लो। बजाय इसके कि पहले मैं सबका करंट एसेट का टोटल लगाऊं, फिर उसमें से ये माइनस करूं और फिर आ। अगर मुझे सिर्फ सिर्फ क्या मालूम करनी हो, क्विक रेशियो, अगर करंट रेशियो भी मालूम करनी हो तो फिर तो करंट एसेट मैंने टोटल किए ही होंगे। चलें जी, करंट एसेट्स एक साल का ही कर लें, काफी है। वो बोले जी इस साल का करने लगे हैं, ब्लू वाला करंट ये 2016, 5264 में से क्या माइनस कर दूं मैं, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है 2625, 2625 स्टॉक को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। और लायबिलिटीज मेरी है 341.25, 7.7 रेशो 1। हर ₹1 लायबिलिटी के पीछे 7.7 रुपए करंट एसेट्स के पड़े हुए हैं स्टॉक्स को निकालकर। और आइडियली ये है 1:1, मींस बाय मैक्सिमम जो है मेरा स्टॉक जो है वो एक साइड पे स्टॉक हो और बाकी सारा एसेट एक साइड पर, और इन बाकियों के बराबर में करंट लायबिलिटी, ताकि अगर मुझे करंट लायबिलिटी पे करनी पड़ जाती है, अगर मुझे फौरी तौर पे करंट लायबिलिटीज पे करनी पड़ जाती हैं तो मैं जल्दी जल्दी अपने क्विक एसेट्स को रियलाइज करूं और अपनी करंट लायबिलिटीज को क्या कर दूं, पे कर दूं। इसलिए आइडियली क्या है 1:1। लॉजिक समझ लग गई है बच्चों 1:1 की। चले, ये आइडियली क्या है 1:1 और ये क्या है आइडियली 2:1। कितनी हो गई जी रेशियोज, और बोलो बच्चों 2 रेशियोज हो गई। वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आ गई। तो ये कभी देखी है ऐसे कोई चीज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। ये क्या है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन से वाला होगा ये, इररिडीमेबल होगा। क्या होगा जी, इररिडीमेबल होगा। रिटेन अर्निंग कहानी खत्म। अच्छा जी, अगली रेशो करंट रेशो हो गई, क्विक रेशो हो गई। अगला एक और कॉम्बिनेशन जल्दी जल्दी करते हैं, गियरिंग रेशो। कौन सी रेशो, गियरिंग रेशो। लोन में फंसे हुई रेशो, कौन सी, लोन में कितना फंसे हुए हैं वो वाली रेशो। नेक्स्ट छोटी छोटी सी पहले कर ली जाए ना, स्कूल रहता है। गियरिंग रेशो इसमें आती है बच्चों, एक आती है डेट इक्विटी रेशो। क्या आती है, डेट इक्विटी रेशो। और दूसरी आती है इंटरेस्ट कवर रेशो। बस 2 रेशो। कितनी रेशो है, 2 लिक्विडिटी में। हाँ, इसे गियरिंग रेशियोज भी बोलते हैं, लीवरेज रेशियोज भी बोलते हैं। लीवरेज, हाँ लेवरेज। डेट इक्विटी रेशियो या गियरिंग रेशियो भी बोल लेते हैं इसको, डेट इक्विटी को। फार्मूलाज हमारे पास बुक के भी अंदर जो छाप दिए हैं मैंने वो भी होने चाहिए। किधर गए, बुक वाले फॉर्मेट में फार्मूलाज दिखाते हैं, जल्दी याद हो जाएंगे आपको। कंट्रोल एंड ये आ गया जी, ए ए ए
ये लिक्विडिटी पढ़ ली आपने। सोल्वेंसी रेशियो बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं जी, सोल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्वेंसी रेशियो। अच्छा, ये सोल्वेंसी लफ्ज किससे बना है? सोलवेंट, किससे? सोलवेंट। और दूसरा लफ्ज क्या होता है? सल्यूट नहीं, इनसॉल्वेंट। सोल्वेंसी रेशियो कौन कौन सी है जी? डेट इक्विटी और इंटरेस्ट कवर। डेट इक्विटी में दो वेरिएशंस चलते हैं। क्या चलते हैं? दो फार्मूलाज चलते हैं। एक चलता है डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी, हाँ उसको नाम चेंज कर दिया सोल्वेंसी रेशियो। इसको गियरिंग रेशियो भी बोलते हैं, डेट इक्विटी को, हाँ इसको बोलते हैं गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो, इसी को लिवरेज रेशियो भी बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? डेट इक्विटी, गियरिंग, और तीसरा नाम भी यहां पे लिखा होगा बुक में मैंने, लिवरेज रेशियो, या स्पेलिंग लिख लो लिवरेज। मैंने इसलिए बुक वाला एरिया खोल लिया, ये बुक में नाम मैंने पूरे दिए हुए हैं, हर एक के नाम। इसके दो वेरिएबल्स चलते हैं, एक डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी, और डेट सिर्फ लॉन्ग टर्म आना है। क्या आना है? अच्छा, इधर से देख के लिख लो, ये फार्मूला है बच्चों। एक है लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म लोन, कितने किया? लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। दो वेरिएशंस हैं, डेट ओवर इक्विटी, ये दूसरा वेरिएशन। किसी पीएन को तो ढूंढ के लाओ। हाँ हाँ मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं, आप जाएं, बस किसी पीएन को बुला कर ले आए। डेट कौन सा है बच्चों? लॉन्ग टर्म। इक्विटी कौन सी है? वो तो होती लॉन्ग टर्म है ना। अच्छा, लॉजिक ये बताएं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके से हो सकती है? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके से हो सकती है? एक है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कार के जो ऑनर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो इक्विटी बिजनेस में क्या कर दें? इंजेक्ट कर दें, ठीक। और दूसरा, या फिर न्यू शेयर, वो क्या होते हैं? फिर भी तो पहले क्या क्या है? मैंने पहले क्या क्या है? अच्छा ठीक है, एग्जिस्टिंग हो, फर्स्ट टाइम हो, जो मर्जी हो, जो ऑनर इन्वेस्ट कर देंगे ना वो इक्विटी हो जाएगी, ठीक। चाहे वो राइट इशू के जरिए हो, चाहे वो इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए हो, चाहे वो जैसे मर्जी हो, ठीक। चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पब्लिक लिस्टेड और अनलिस्टेड हो। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो सकती है लोन के जरिए, कि हम ढेर सारा पैसा बैंकिंग चैनल से ले लें। क्या कर लें? बैंकिंग चैनल से ले लें, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म तो होता है नॉर्मली ऑपरेशंस चलाने के लिए। किसके लिए होता है?
वो रूटीन के ऑपरेशंस के लिए होता है, वो बिग इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर की जा सकती। तो बिग इन्वेस्टमेंट वाली चीज कौन कौन सी है? या तो डेट है या इक्विटी। डेट कौन सा? लॉन्ग टर्म वाला। डेट कौन सा बच्चों? लॉन्ग टर्म वाला। अब हम क्वेश्चन में ढूंढते हैं हमें कहीं पर लॉन्ग टर्म डेट मिल जाए। क्या मिल जाए? लॉन्ग टर्म डेट मिल जाए। लॉन्ग टर्म लोन ढूंढे जी, इक्विटी ढूंढे और लॉन्ग टर्म लोन ढूंढे। इक्विटी के अंदर कितने हेड्स होते हैं, चले ये बताएं। हाँ, नाम लो। आगे आगे जल्दी। और बस नहीं यार, ऐसे तो नहीं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का शेयर प्रीमियम, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये हो गई। उसके बाद बंदा है लाल हुए थे, बोला रिडीमेबल। रिडीमेबल कहां पर आएगा? ਇੱਥੇ आएगा, डेट में आएगा। ਅਸੀਂ इक्विटी की गल्लां करते पे, हम क्या कर रहे हैं? इक्विटी में। कभी ये बंदा कैश बोल जाता है एकदम से, कभी ये बंदा वो दूसरी साइड में पता नहीं क्यों घूम के पहुंच जाते हो भाई। अच्छा जी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, ये सारी क्या हैं? इक्विटी के पार्ट हैं। सारे ढूंढने हैं। क्या करने हैं? सारे इकट्ठे करके लिखने हैं इक्विटी के अंदर। और दूसरी साइड पे लॉन्ग टर्म लोन कौन कौन से हैं, जो इसकी भी नेचर लॉन्ग टर्म के ऊपर हो, कौन कौन से हो सकते हैं? नॉर्मल बैंकिंग चैनल के लिए जरिए लॉन्ग टर्म लोन, टीएफसी, डिबेंचर्स, टीएफसी स्टैंड्स फॉर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, डिबेंचर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यस, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये लॉन्ग टर्म लोन की कैटेगरी में आएंगे और ये सारे आपने इसमें ढूंढने हैं। इश्यूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, ये क्या चीज आ गई है? इक्विटी। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लोन, नॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर, ये डेफर्ड टैक्सेशन को आप छोड़ दें, ये क्या होती है? ठीक, डेफर्ड टैक्स को आप क्या कर दें? छोड़ दें, ये क्या होती है? तो लोन के कौन कौन से हैं? ये दो हैं। लोन कौन कौन से हैं? ये दो हैं। इन दो को पिक करें और जमा करें। ये हो गए 3 + 1 4.55 लोन हो गया और इक्विटी 4.747। ये कितना हो गया? 4.55, इतना ही हो गया ना। 3.5 + 1.05। आप क्या करेंगे? डेट इक्विटी के अंदर जब आप डेट लिखने गए तो जमा कर दे 3.5 + 1.05, 4.55 डिवाइड बाय इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी, तो ये 3.5 + 1.05 आ जाएगा डेट, और इक्विटी आप लेंगे 4.747, 4.748 कर देते हैं, आंसर देंगे डेट इक्विटी का। मल्टीप्लाई में बेशक 100 कर लें, नहीं करना ना करें, कोई मसला नहीं है, दैट इज नॉट अ बिग इशू। 0.49, और अगर ये वाली होगी तो
और अगर ये वाली होगी तो फिर क्या आएगा 3.5 प्लस 1.05 डेट आ गया लॉन्ग टर्म लोन, और इक्विटी आ गई 4.748। ये आपकी डेट इक्विटी रेशियो आ गई। बताते हैं जी बच्चों, अगर आपका ये कहते हैं आंसर क्या है 0.95 मीन्स 95% और ये 49%। अगर तो ये वाला वेरिएशन चल रहा होगा तो आपकी 50% से कम होनी चाहिए ये रेशो, तो एक्सेप्टेबल है। और अगर ये चल रहा हो तो ये 100% से कम होनी चाहिए। मीन्स मैक्सिमम 1:1 पर जा सकती है। ठीक, ये मैक्सिमम डेट 0.5 के ऊपर जा सकता है, 50% पे जा सकता है। ओवरऑल डेट प्लस इक्विटी की होल इन्वेस्टमेंट के कहा जा सकता है। होल इन्वेस्टमेंट में से डेट की इन्वेस्टमेंट जो है वो उससे हाफ से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। टोटल कौन सी इन्वेस्टमेंट हुई, इक्विटी और डेट दोनों की इन्वेस्टमेंट हुई। या तो दोनों मैक्सिमम बराबर कर लें तो कोई मसला नहीं है, मैक्सिमम यहां तक को। अव्वल तो इससे क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप डेट को लेते जाएंगे उतना ज्यादा वो वाला हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है पाकिस्तान। ठीक, कि हम कर्जे की इंटरेस्ट पे करने के लिए दोबारा से मजीद कर्जे लेने पे मजबूर है, और कोई दूसरा बंदा कर्जा देने को तैयार नहीं। ऑन अदर हैंड, अगर किसी के ऊपर कर्जा ना चढ़ाओ या बहुत कम चढ़ाओ तो हर कोई उसे कर्जा देने को तैयार हो जाएगा, जिसका पता हो वापस मिल जाएगा, तैयार हो जाएगा ना। लेकिन एक बंदा पहले से ही कर्जों में डूबा हुआ है, उसको कोई कर्जा देने को तैयार होगा? उसे तो लगेगा कि ये तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक, यही रीजन है कि अगर कोई कंपनी किसी बैंक के पास जाती है और फर्स्ट टाइम जाती है, उसके ऊपर कोई लोन नहीं चढ़ा हुआ, उसे कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी दे देते हैं। ऑन अदर हैंड, एक कंपनी डूबी हुई है, मुश्किल में फंसी हुई है, उसको जो तैयार होगा ना वो कहेगा नहीं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा के ऊपर देंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी दो वेरिएशंस आ गई डेट इक्विटी के। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कि कौन सा वेरिएशन यूज हुई है, फिर कौन सा यूज करेंगे? दोनों ही कर सकते हैं, ये वाला वेरिएशन चलता है। दिस इज मोर एक्सेप्टेबल, दिस इज मोर एक्सेप्टेबल, ये वाला वेरिएशन चलता है। पहले वाला लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा होगा मैंने। आंसर शुड बी लेस देन, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इस समरी में नहीं लिखा हुआ, थोड़ी सी डिटेल वाली समरी के अंदर दिया हुआ है। ये सिर्फ फार्मूला की समरीज है। अगली रेशो है इंटरेस्ट कवर। क्या जी? इंटरेस्ट कवर रेशो। PBIT over interest expense. PBIT over interest expense. What is PBIT? Profit before interest and tax. इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट। अब ये मुख्तलिफ अंदाज से कैलकुलेट हो सकता है बच्चों। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल लेते हैं। अब ये आ कैसे सकता है? अगर आपके पास कहीं पर इंफॉर्मेशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हो, पीबीटी की होती है ना अक्सर औकात, तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए इंटरेस्ट को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे इंटरेस्ट को। तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन कहीं पे आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हो, फिर पीबीआईटी तक पहुंचने के लिए टैक्स को भी ऐड कर लोगे और इंटरेस्ट को भी ऐड कर लोगे। अगर आपके पास बैकवर्ड जाने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉरवर्ड है, फिर क्या करोगे? सेल में से पीबीआईटी सीधी जीपी में से क्या करोगे? एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे अदर देन इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या कर दोगे? अदर देन इंटरेस्ट एक्सपेंस। जीपी में लेस कर दोगे अदर देन इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, ज़्यादातर इनकम आ रही होगी तो वो ऐड कर लोगे। ये मुख्तलिफ तरीके हैं पीबीआईटी मालूम करने के, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मालूम करने के। लें जी, क्वेश्चन में ढूंढें और पीबीआईटी मालूम कर दें ज़रा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और जेन्युइनली अगर मैं जेन्युइन बात करूं, क्या बात करूं? जेन्युइन बात करूं तो इसके अंदर इंटरेस्ट जो लेना होता है ये भी लॉन्ग टर्म लोन का होता है। क्या होता है? आपके लेवल पर इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं कंसिडर किया जाता, लेकिन जेन्युइनली क्या होता है? ये इंटरेस्ट भी लॉन्ग टर्म लोन का होता है। कितना आया जी? 2016 बस देखें, क्या करें? 2016 देखें। ये है 2100। प्रॉफिट बिफोर फाइनेंस चार्जेस लिखा हुआ है। अगर इंफॉर्मेशन दी होती प्रॉफिट बिफोर टैक्स की 1925 की, ये ऊपर वाला दिया ही ना होता तो फिर क्या करना था? 1925 में 175 क्या कर देना था? ऐड कर देना था। ठीक, अगर नरेटिव फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन होती और आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता और नरेटिव फॉर्म्स में आपको एक्सपेंस बताया होता और इंटरेस्ट भी बताया होता, फिर क्या करना था? इस 1347 में टैक्स एक्सपेंस ऐड करना था, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करना था। आपने कहाँ पे पहुंच जाना था? 2100। तो पीबीआईटी कितना आ गया? 2100। डन। मुख्तलिफ वेरिएशंस पता चल गई आपको। और एक और वेरिएशन, जीपी में से एक्सपेंसेस को क्या कर दो? लेस कर दो अदर देन इंटरेस्ट, तो भी क्या करोगे आप? इस पर पहुंच जाओगे। डन है। 2100 तकसीम क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस। 2100 तकसीम 175, यहां पर इंटरेस्ट कवर आ गया। 2100 तकसीम 175, इसको 12 टाइम्स में लिखा जाता है। मींस मेरा प्रॉफिट है इंटरेस्ट का 12 टाइम्स, और जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा क्या है? बेहतर है। ठीक, 12 टाइम्स है मेरा क्या बोला? प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट पे किया जाना है। पीबीआईटी क्यों लेते हैं जी? ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट पे किया जाना है। डन। कितनी रेशियोज हो गई? 3 के 4, 4, और 2 कैटेगरीज हो गई हैं। कितनी कैटेगरीज हो गई हैं? 2। कौन कौन सी? लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी।
और काइंडली इन कैटेगरीज को कैटेगरीज के हिसाब से याद रखना है। एग्जामिनेशन के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े ना तो बड़ा मज़ा आता है, कहता है बच्चों को पता ही नहीं है कि ये कौन सी कैटेगरी का है। ठीक, उसने 2 या 3 कैटेगरीज की कही होती हैं कि ये रेशोज मालूम कर दें, तो बच्चे क्या करते हैं, कोई कैटेगरी नहीं बनाते और चुप करके शुरू कर देते हैं। करंट रेशो, क्विक रेशो, इंटरेस्ट डेट इक्विटी रेशो, ये गई वो गई वो गई वो गई वो गई, मीन्स उन्होंने कैटेगराइज किया ही नहीं होता। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बच्चों। क्या बोर हो गए हैं? अगला टॉपिक शुरू कर दूं क्या? ये भी अगला, यार अभी तो टॉपिक शुरू है, अभी तो इसके साथ अभी तो इब्तिदा की है। 7 बजे तक, हाँ 7 बजे तक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। गुड है। 7 बजे नहीं मिलता, 7 बजे ठंडा हो जाता है, मगरिब से पहले दे देते हैं। संडे वाले दिन जल्दी आता है, 5 बजे या 6। संडे को बिरयानी होती है। ओ यस, अच्छा हॉस्टल वालों को छुट्टी दे दे, बाकी बैठे रहे। ठीक है 7 बजे तक या 8 बजे तक चलें। आप लोगों को जिन जो होस्टाइड है उन्हें 6 बजे तक छुट्टी दे दें। हाँ तो खाना मिल जाएगा ना, और होगा भी फ्रेश फ्रेश। हॉस्टल को केड़ी जगह थे पता चले ए होस्टलाइड है ही नहीं। हाँ कौन सी जगह से? कलमा चौक से भी आगे है। अच्छा भाई ना पैदल भी इस वजह से जाएगा कि ज्यादा भूख लगी हो, मैं वहां पे जाके ज्यादा खा लूं। ग्रेवी फ्री है ना? ग्रेवी फ्री मिलती है ना? अच्छा नहीं देते। यार हमारे ज़माने में तो जब चावल होते थे ना हॉस्टल में, तो सामने बस रख दिया जाता था, जितने खाने खा लो। हैं? हाँ उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी। और वो दूसरी बात है, वो मैं जो हॉस्टल की बात कर रहा हूँ वो हॉस्टल भी ऐसा हॉस्टल नहीं था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा कि खा लो, इसमें से जितने खा सकते हो। ठीक है जी, चलें 2 किस्म की रेशोज हो गई हैं। अच्छा बच्चों, एक ज़माने में कैटेगराइजेशन बस यहां तक थी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में क्या क्या कुछ आता है, ठीक। लेकिन अब मजीद कैटेगराइजेशन कर दी है हमारे एग्जामिनर ने, कहता है इन्वेस्टर्स कौन कौन सी रेशोज देखेंगे। क्या देखेंगे? इन्वेस्टर्स कौन कौन सी रेशोज देखेंगे। इन्वेस्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज क्या है। अब हमें इन कैटेगराइजेशंस को भी याद करना है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो पुराने बंदे हैं, जो एक दफा क्या कर चुके हैं, अटेम्प्ट दे चुके हो, जिन्होंने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की कैटेगराइजेशन अगर याद किया तो याद किया है बस। अब आपने क्या करनी है, अगली कैटेगराइजेशन भी याद करनी है कि इन्वेस्टर से रिलेटेड कौन सी रेशियोज है। डन?
पहली रेशो जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की, मींस प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज बोली हो और ये वाली रेशो ना कैलकुलेट की जाए, ये जाती वाली बात होगी अपने साथ। किसके साथ? अपने साथ। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ये बताओ प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब किससे रिलेशन रखता है? प्रॉफिटेबिलिटी किससे रिलेशन रखेगा? प्रॉफिट्स वगैरह। और प्रॉफिट कहां से आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, यहां पर एक चीज समझाने लगा हूं। कौन सी रेशो है जी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या लफ्ज बोल रहा हूं मैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फार्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसा ही ना फार्मूला भूल तो नहीं गया? मैं नहीं भूलिया, क्योंकि मैं फार्मूला भूल भी जाऊंगा ना उसकी खैर है, नो टेंशन, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं पेपर पास कर चुका हूं, मैंने पढ़ाना है, मैं भूल जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? देख लूंगा भाई कौन सा फार्मूला। आपने भी पेपर की रात से पहले तक अगर कभी भूल जाए तो देख लेना है, लेकिन पेपर के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए? उतने 3 घंटे के लिए लाजमी तौर पर ज़हन में होना चाहिए। 3 घंटे के बाद बेशक निकल जाए, खैर है। इन 2 पेजेस को बेशक फोटो कॉपी करवा के क्या करना? दीवार पर चस्पा कर लेना, जहां पर भी बैठ के पढ़ते हो। हॉस्टल में पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, जहां पर बिस्तरा हो लेटने का, जमीन पे लेटते हैं अक्सर हॉस्टल के अंदर 3-4 बंदे इकट्ठे तो जहां पर जिस कोने में तुम्हारी जगह है ना, उसके साथ करके ये 2 पेजेस चस्पा कर देना। रात को सोने से पहले 1 डोज काफी है, फार्मूले की डोज। जस्ट ओवरव्यू करना है, आपके दिमाग में ताजा होगा। ये हकीकत बात कर रहा हूं। सीएमए जो आपका सब्जेक्ट है, उसका एडवांस लेवल पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग था। मैंने पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स टोटल 7 पेजेस पे कन्वर्ट कर लिए थे। फर्स्ट स्टैंड में 23 पेजेस पर या 24 पेजेस पे थे। फेल हुआ मैंने कहा इनके नोट्स को क्या किया जाए? मजीद स्क्वीज किया जाए। 7 पेजेस पे कन्वर्ट करके मैंने दीवार के ऊपर लगा लिए, जहां मैं बैठ के पढ़ता था। अब जब कभी भी मैंने बैठना, मैंने उन 7 पेजेस को ऐसे कर कर देख लेना, या 4 पेजेस को देख लेना, 3 पेजेस को देख लेना। पेपर के नज़दीक मुझे उसकी टेंशन नहीं हुई कि मुझे कोई चीज़ ना आती हो। मीन्स मेजर कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्या है, बार बार गुजर रहे हुए हैं। तो लिहाजा आप भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, प्रूव्ड हरकतें हैं। ठीक है जी। पीबीआईटी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? थोड़ी देर पहले बताया मैंने। कैपिटल किस किस तरीके से इन्वेस्ट हुआ है, आया जाता है 2 तरीके से, एक इक्विटी के जरिए, दूसरा लोन के जरिए। एक इक्विटी के जरिए, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन के जरिए, या नॉन करंट लायबिलिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज है? 2 चीजें आपके लेवल पर, बस ये 2 ही चीजें होंगी, लोन ही होगा। ठीक है जी। कौन कौन सा है जी? एक इक्विटी, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। नाउ व्हाट द हेल इज दिस एवरेज? ये क्या बला है और इसकी लॉजिक क्या है? क्यों एवरेज करनी है? इसकी लॉजिक समझ लें। प्रॉफिट एंड लॉस
क्या पूरे साल का होता है, फुल ईयर, फॉर द ईयर। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की हर आइटम वो क्या होती है, एज एट। क्या होती है, एज एट। एज एट आपको ये बताई होती है, क्या बताई होती है, ये बताई होती है। अब ये पूरे साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये एक दिन को। लाइक विद लाइक है या नहीं है, लाइक विद लाइक नहीं है। अगर लाइक विद लाइक नहीं है और मैं कहूं एज एट, मैं ये वाली भी ले लेता हूं और ये वाली भी ले लेता हूं और डिवाइडेड बाय इसको 2 कर देता हूं, मींस एवरेज कर देता हूं, तो फिर क्या ये पूरे साल को एवरेज रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी? बोलें जी, हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई मेरा प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम एक फार्मूले में आती है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम क्या होती है, एवरेज होती है। क्या होती है, एवरेज होती है। लॉजिक समझ लगी? क्यों जी, नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, कैमरे में आओ ना। नहीं यार, ऐसे तो नहीं ना, भागना नहीं है, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल पे मुहित होता है बेटा, पूरे साल को रिप्रेजेंट करता है। और बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम पूरे साल को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये पूरे साल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी क्या कर देते हैं, हम एवरेज कर देते हैं। एक ओपनिंग लेते हैं, एक क्लोजिंग लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को जमा करते हैं, तकसीम 2 करते हैं। अब ये पूरे साल को रिप्रेजेंटेटिव हो गया है। अब अगला प्रॉब्लम सुन लें। हमें पास पेपर आते हैं और उनके सॉल्यूशन में किसी को एवरेज किया होता है, किसी को नहीं किया होता। किसी को एवरेज किया होता है, किसी को नहीं किया होता। उसकी लॉजिक है लाइक विद लाइक, लाइक विद लाइक। अब मैं आपको बताता हूं, यही क्वेश्चन हमारा है जो हम कर रहे हैं। और चलो काम कर जा, कहता है नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, वो ये कहता है। सीते तो पता नहीं कि कुछ खोल लेता है कि कुछ कर लेता है, या भी नहीं। वो किधर जाना है हमें? अच्छा जी, चलें जी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मालूम हो जाएगा कितना है। मुझे बनाना है 2015 का डाटा विद कंपैरिजन 2016। पीबीआईटी कितना है 2015 का? नहीं, ऐसे नहीं, 2117.5। ये क्या है जी, मेरा पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलें जी, हमें क्या मालूम करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और मुझे कहा क्या गया है 2016 का भी मालूम करो, 2015 का भी मालूम करो। पीबीआईटी मैंने कहा दोनों सालों का मैं लिख लेता हूं, 2016 का, 2015 का। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कैलकुलेट होकर मिल रहा है 2117.5 और 2100। मैंने दोनों में ये लिख लिया 2117.5 और 2100। अब मैं आया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम करना। कैपिटल एम्प्लॉयड
कहां से मिलेगा हमें? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हम नॉन करंट लायबिलिटीज सारी नहीं लेते, हम सिर्फ क्या ले लेते हैं? लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं। ठीक है जी, क्या लेते हैं जी? लॉन्ग टर्म लोन। कितने आ रहे हैं जी? इक्विटी कितनी है? इक्विटी 4747.75 जी। लॉन्ग टर्म लोन 3.5, लॉन्ग टर्म लोन 1050। इक्विटी यहां पर मैं 2016 के लिए अगर मैं बनाता हूं एवरेज, ओपनिंग लूंगा प्लस क्लोजिंग लूंगा, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 2 करूंगा, तो मेरी एवरेज आ जाएगी। ऐसे ही है। अच्छा, इक्विटी मैंने ली 2016 की, कितनी आ रही है जी? 47.5.75। ये मेरी आ गई इक्विटी। और लोन कितना आ रहा है मेरा? 3.5 3500 जमा 1050। इन दोनों को जमा कर दें, 2016 का, इन दोनों को जमा कर दें। $9297.75। ये मेरी इक्विटी 2016 की, ये मेरा लोन 2016 का। अब हम बनाते हैं 2015 का भी। इक्विटी 2015 कितनी आ रही है जी? इक्विटी 2015 की 3395। और लॉन्ग टर्म लोन कितने आ रहे हैं? 1400 और 1050। 1400 जमा 1050, मेरे टोटल कितना हो गया? 5845। डन? बात समझ लग गई जी? इक्विटी और लॉन्ग टर्म लोन का इकट्ठा करना आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। जस्ट फार्मूला पता होना चाहिए, आप खींच के निकाल कर ला सकते हैं। 2016 का मुझे काम करना है, मुझे क्या चीज लेकर आनी है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 9297 क्लोजिंग। क्यों जी बच्चों? 9297.75 क्लोजिंग, ओपनिंग कितना? 5845 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आया? 7571.4। काइंडली मुझे एवरेज कर दें 15 की। एवरेज चाहिए। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि मुझे डाटा क्या कहा हुआ है मालूम करने के लिए। 2016 का कंपैरिजन का क्या हुआ है? 2015, दोनों मालूम करो। मैं यहां पर एवरेज कर पा रहा हूं 2016 के लिए, क्या मैं एवरेज 2015 के लिए कर पा रहा हूं जी? बोले जी, नहीं कर पा रहा। क्या ये दोनों बाद में कंपेरेबल होंगे? अगर एक में एवरेज हो, दूसरे में एवरेज ना हुई हो, कंपेरेबल नहीं होंगे। जब मुझे ये कंपेरेबल नहीं है, लाइक विद लाइक नहीं है, तो फिर मैं मजबूरन क्या करता हूं? मैं यहां पर भी और यहां पर भी क्या ले लेता हूं? कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग ले लेता हूं। लॉजिक समझ लग गई? किसी पास पेपर में आपको क्या होगा? एवरेज हुई मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी।
अगर मुझे क्वेश्चन का डाटा ऐसा दिया होता और मुझे कहता कि 2016 का क्या बना दो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बना दो, क्या बना दो, तो मैं बायोलॉजिक मुझे किसी और से कंपेयर नहीं करना और मेरे पास डाटा अवेलेबल है जिसमें मैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बना सकता हूं, तो मैं एवरेज करूंगा। क्या आंसर आएगा? 0.277, 7%, 7%। मीन्स मैंने प्रॉफिट कमाया कैपिटल इन्वेस्ट करके। जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया टोटल, चाहे वो लोन की सूरत में चाहे वो इक्विटी की सूरत में, उसने मुझे 27% प्रॉफिट कमाकर दिया बिफोर इंटरेस्ट, लोन देने से पहले। ठीक, ये चीज है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉजिक, किसी में एवरेज हुई होगी, किसी में नहीं हुई हो। अगर तो दोनों सालों में पॉसिबल है एवरेज होना, तो फिर तो दोनों सालों में करोगे, और अगर एक साल में पॉसिबल है, एक साल में नहीं पॉसिबल, तो मजबूरन लायक विद लायक रखने के लिए क्या करोगे, दोनों में क्लोजिंग से काम चलाओ। दोनों सालों के करने के लिए मुझे 2014 का डाटा भी चाहिए होगा, तो तब दोनों का एवरेज पॉसिबल होगा, मैं दोनों का एवरेज करूंगा। डन? बात समझ लग गई है? किसी पास पेपर में नहीं मिलेगा, किसी पास पेपर में एवरेज होकर मिलेगा। फार्मूले में क्या लिखना है? एवरेज लिखना है। उसकी लॉजिक ये है, जिस भी फार्मूले में प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा अवेलेबल होगा, उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा एवरेज होना है। और एक्सेप्शन ये है लाइक विद लाइक का। मजबूरन में क्या करोगे, क्लोजिंग ले लोगे। डन? बात समझ लग गई है? एक दफा समझानी है, क्योंकि बाद में फार्मूलाज की बस डिस्कशन जानी है, बाद में बार बार नहीं बताना एवरेज कहां पे होना है कहां पे नहीं होना। अब मैं चूंकि दोनों सालों का करना है, मेरे लिए ये लेना क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं। इसलिए मैं अब मजबूरन क्या करूंगा, बगैर एवरेज लिए लूंगा। इधर कौन सा ले लूंगा, 9297, और इधर क्या ले लूंगा, 5845। बात समझ लग गई? अब क्या ये दोनों कंपेरेबल हैं? बोले जी, अब इन दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। चलें जी, अब बताएं परसेंटेज क्या निकली इसकी और इसकी। इधर की 22.5% और ये 0.36 या 36%। 5,845 रुपए लगाकर 2,117 कमा रहे हैं, 36% कमा रहे हैं। पैसा ज्यादा लगा दिया लेकिन कमाई क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है जी, 100 रुपया लगा के 22 कमा रहे हैं, इधर 100 रुपया लगा के 36 कमा रहे थे। परसेंटेज में जब बात आती है तो ऐसे ही है ना, 100 रुपया लगा के 36 कमा रहे थे, इधर 100 रुपया लगा के 22 कमा रहे। डन हो गया जी? तो ये लॉजिक है, किसी क्वेश्चन में एवरेज होगी, किसी क्वेश्चन में एवरेज नहीं होगी। हमारे इस क्वेश्चन में एवरेज नहीं हुई क्योंकि दोनों साल मुझे करने थे और दूसरे साल की एवरेज पॉसिबल नहीं थी। चलें जी, एक फार्मूला हो गया। अब जल्दी जल्दी आपने फार्मूलाज अगले बताने हैं, अगला आंसर देना है। अगला आंसर बच्चों जी, रिटर्न ऑन इक्विटी, दूसरा नाम इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा नाम रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल कह सकते हैं, वैसे इक्विटी के अंदर सारी चीजें आएंगी, इसमें शेयर कैपिटल। अब मींस ऑर्डिनरी बंदों को कौन से पैसे जाने हैं बताएं,
ऑर्डिनरी को कौन से जाने होते हैं? कोई पढ़ा आपने पुराने ज़माने में कोई IAS 33 के अंदर अर्निंग पर शेयर, वो किसको जाती है? ऑर्डिनरी शेयर्स को। तो वही वाली लॉजिक है, यहाँ पर भी वही वाला चीज़ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रेफरेंस डिविडेंड क्या कर देंगे? लेस कर देंगे किसका? इररिडीमेबल का, डिवाइड बाय, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ है? अब बोलो। और ये इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की चीज, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एवरेज करना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढने, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कहां से मिलेगा? इंफॉर्मेशन में कहां से मिलेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड का की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में से मिल सकती है? डिविडेंड देख के बताएं कितना है। $61.25 2016 में, और 2015 में 52.5। ये प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये इधर लिखा हुआ है। और एंट्री क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल, क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल, क्रेडिट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया क्या चीज? डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड 52.5 एंड 61.25। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी? 1347 501 साल में, 1470 दूसरे साल। और एवरेज अब पॉसिबल है अगर दोनों सालों का काम करना हो? एवरेज पॉसिबल नहीं होगा, रीजन कंपेयर करना है। चलें ऐसा करते हैं, मुझे कंपेयर नहीं करना, सिर्फ 2016 का बनाना है। फिर ओनली 2016 का काम करना है, ओनली 2016 का काम करना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनवाएं पहले, PBIT कितना आ रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2100 तकसीम एवरेज ये वाली 7571.4, 7571.4, और इसका आंसर था 27.7%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको आप रोई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रोई। दोनों तरीके से रोई बन रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो। क्या आएगा जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। अब मुझे सिर्फ काम किसका करना है? 2016 का। अब 2016 के लिए एवरेज करना पॉसिबल है, खाली 16 के लिए विद कंपैरिजन नहीं जा रहे, 15 का साथ कंपैरिजन नहीं है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी 2016 का? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1347.5, 1347.5 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 2016 में कितना डिक्लेयर हुआ है? 61.25, और एवरेज इक्विटी करने चाहेंगे हम। 61.25 माइनस 61.25 डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी करनी है। क्या करनी है? इक्विटी की दर दी हुई है जी, एक 3395 या दूसरा 47.75 है। इनकी क्या करनी है? एवरेज करनी है। तो अब यहां पर हम एवरेज यहीं पर बना देते हैं। 3395 ओपनिंग जमा
47.75 क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी. आई कैन डू दी एवरेज इन दिस केस ओनली 2016 का काम में. अब पूरा फार्मूला एक ही दफा उठाएं और चढ़ा दें कैलकुलेटर के ऊपर. नहीं हो सकता क्या? हो गया ना? फ्रैक्शन लगाओ, नीचे जाके फिर से फ्रैक्शन लगा दो. सही सही दसना. 31.6%. रेशियो तो मुश्किल तो नहीं है ना? रेशियोज इज वेरी इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर. Any question till now? जी बेटा एवरेज कब करोगे कब नहीं करोगे? और सिर्फ क्या कौन सा लेंगे? क्लोजिंग लेंगे. ठीक हो गया, वेल डन. आप बताएं रूल क्या है? कब एवरेज करेंगे कब नहीं करेंगे? किस पास पेपर में करेंगे किस में नहीं करेंगे? ठीक हो गया, वेल डन. समझ लग गई है इसका मतलब है साहब. ठीक है, लग ही गई है. चलें जी. ये बताएं ये क्या लिखा हुआ है? रिटर्न ऑन. अब इसका फार्मूला आपके सामने नहीं है, सोचकर बताएं क्या होगा जी? एवरेज तो होएगा की एवरेज होएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय एसेट. प्रॉफिट कौन सा लेंगे? ये बिग क्वेश्चन है. 99.99% जगहों पे पीबीआईटी आता है. क्या आता है? सबसे ज्यादा जगहों पे क्या आता है? पीबीआईटी आता है. ये एक एक्सेप्शन वाली जगह है. ये तो जाना ही किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को है. ये लॉजिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है. बाकी सारी जगहों पे फार्मूला याद करना भी तो एक मसला होता है ना. तो आसान. रिटर्न 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 सारे का सारा किसके ऊपर जा रहा है? प्रॉफिट्स. पीबीआईटी इधर देखें क्या है, याद करना कोई मुश्किल काम. इधर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पता है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? समझा दिया ना. लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मींस पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड जो लॉन्ग टर्म प्लस इक्विटी होगा. रिटर्न ऑन एसेट का मतलब पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स. और टोटल एसेट किसी और चीज के भी बराबर होते हैं, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज के. ठीक है ना? ठीक है जी. ज्यादातर ये वाला वेरिएशन यूज होता है, ये टोटल एसेट वाला. वेरी रेयर कभी कभी एक और वेरिएशन भी यूज होता है, पीबीआईटी ओवर एवरेज नॉन करंट एसेट. ये कभी कभी यूज होता है. क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ, कौन सा लोगे? ये वाला. कोई स्पेसिफिकली का है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, फिर कौन सा लोगे? नॉन करंट एसेट लोगे. ठीक लोगे क्या? पीबीआईटी. मजीद कैलकुलेशन करवाने की जरूरत नहीं है. एसेट के साथ फार्मूला समझा दूं तो कर लोगे ना? हैं? पक्की बात है. चलो, बचपन में पढ़ा था एक जीपी रेशो होती है. वो क्या होती है? नहीं पढ़ा था बचपन में? नहीं पढ़ा था. अभी तो हमारा बचपन ही तो चल रहा है.
अकाउंटिंग का तो बचपन ही चल रहा है ना बेटा जी। जीपी रेशो आ जाए जीपी ओवर सेल्स, नेट प्रॉफिट आ जाए नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स, सेल्स के साथ लिंक करना है। और ये रेशोज कौन सी हैं? प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। कौन सी हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। ऊपर वाली 3 पड़ी थी, इन्वेस्टर्स की पर्टिकुलर रेशोज हैं वो। ये प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, जीपी ओवर सेल्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो या फिर नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स या पीबीआईटी डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है जी। एक्सपेंसेस रेशो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय सेल्स, एक एक्सपेंस, कोई दूसरा एक्सपेंस है एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स, कोई दूसरा एक्सपेंस, कोई फाइनेंशियल चार्जेस ओवर सेल्स लेना है तो फाइनेंशियल चार्जेस ओवर सेल्स, एडमिन सेलिंग ओवर सेल्स, एक्सपेंसेस रेशो। मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस रेशो की जा सकती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशो, एडमिन एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो, सेलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो। बेटा जी कहानी क्या हो गई है? खत्म। अब छुट्टी करें? ये बताएं सेल्स कौन सी लेंगे? नेट सेल्स लेनी है, ग्रॉस नहीं लेनी। क्या लेनी है? नेट सेल्स। बता दो क्या 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 होती है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, तीनों लेस करना। ठीक है जी। ये हमने पढ़ा था कहां पर? इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पीआरसी में। पुराने बंदों को नहीं पता ये डिस्काउंट अलाउड भी क्या करना होता है? लेस करना होता है। ठीक है जी। पुराने जमाने में बस सेल्स रिटर्न लेस होती थी। मेरा ख्याल है रेशियोज के ऊपर हम बस करते हैं। ये रेशियोज खत्म हुई पड़ी हैं यार। हाँ दिमाग काम नहीं कर रहा, बाकी का काम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे करते हैं या नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट डे। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा नीचे करें, सारे लिखने हैं और नीचे करने हैं। ग्रुप में सेंड कर दूं जी? ड्राइव पे रख दें? चलें जी ड्राइव पे रख दें। और बताएं। चलें जी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।